खामोश सा अफसाना। एक एहसास था जो दोनों के दिलों में गूंजा, पर जिंदगी में कभी उतर न सका। ये कहानी आधी हकीकत है और आधी कल्पना, पर सच्ची है। अध्याय 6। मोहब्बत है क्या चीज। माधव के मन में उसकी याद आज भी ताजा थी। कभी कभी खुली आंखों से भी वो उसे देख लेता, जैसे वो कहीं आसपास ही हो। उसके दिल में अब भी एक उम्मीद थी कि एक दिन वो लड़की खुद उसे ढूंढते हुए उसके पास लौटेगी। इन्हीं अधूरी यादों और भावनाओं में खोया हुआ माधव एक बार फिर से शिप्रा की प्रोफाइल पर पहुंच गया। कुछ तो था उसमें, कुछ ऐसा जो उसे अपनी उसी भूली बिसरी मोहब्बत की याद दिला गया। क्या शिप्रा वही तो नहीं जिसे माधव अब तक लोगों से छुपाकर अपने दिल में संजोए हुए था? मोहब्बत भी कितनी अजीब चीज है, जिसे कभी देखा नहीं, वो भी कहीं दिल के इतने करीब महसूस होती है जैसे बरसों की पहचान हो। कब माधव ने शिप्रा को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी, उसे खुद भी पता नहीं चला। और उसी पल जिस लड़की को वो खुद से कहता फिरता था कि अब भूल चुका हूं, उसी की यादों में डूबता चला गया और नींद की आगोश में कहीं खो गया। सूरज की किरणों ने क्षितिज पर हल्की लालिमा बिखेरी थी। पक्षियों की चहचहाहट से माधव की नींद टूटी। नींद से उठते ही उसका पहला ख्याल शिप्रा की तरफ गया। क्या उसने उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार की होगी? उसने जल्दी से कंप्यूटर ऑन किया, लेकिन जवाब वही पुराना था। कोई नोटिफिकेशन नहीं, कोई संदेश नहीं। निराशा उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। चुपचाप वह नीचे डाइनिंग एरिया में आ गया, जहां उमाशंकर चाचा जी चाय की छोटी छोटी चुस्कियां ले रहे थे। शायद किसी फोन कॉल का इंतजार कर रहे थे। उनके चेहरे पर एक अलग ही गंभीरता थी। माधव के आने पर भी उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, जैसे वो किसी गहरी सोच में डूबे हों। उनकी निगाहें कहीं दूर थीं, लेकिन जहन में मानो कोई योजना आकार ले रही थी। माधव का मन किसी भी काम में नहीं लग रहा था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे चाचा जी के पास आकर उसने कोई भूल कर दी हो। न तो उन्होंने उसे बिलासपुर जाने की अनुमति दी और न ही पुणे की। अब उसे लग रहा था कि काश वह अभी इसी वक्त बिलासपुर चला जाए और खुद ही सारा पता लगाना शुरू कर दे। मगर वह ऐसा कर भी कैसे सकता था? माधव एक संस्कारी परिवार का इकलौता चिराग था। उसे बचपन से बड़ों का सम्मान करना और उनकी बात को आदेश मानना सिखाया गया था। माधव के लिए यह कल्पना भी असंभव थी कि वह उमा चाचा जी को बताए बिना कोई बड़ा कदम उठाए। आखिर उन्होंने ही तो उसे अपने बेटे की तरह पाला था, उसकी हर मुश्किल में साथ खड़े रहे थे। उसे आज भी वो दिन याद था जब कुछ गुंडों ने उसका अपहरण कर उसे घने जंगल में ले जाकर कैद कर लिया था। तब उमा चाचा जी ही थे जिन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर माधव को बचाया था। उमा चाचा सिर्फ उसके संरक्षक नहीं, उसके गुरु भी थे, और माधव की पारिवारिक शिक्षा, उसका संस्कार उसे यह कभी नहीं करने देगा कि वह उनके आदेश के बिना कोई भी कदम उठाए, चाहे सामने कुछ भी क्यों ना दांव पर लगा हो। माधव कुछ कह पाता उससे पहले ही उमाशंकर ने उसकी ओर देखा और हल्के मुस्कान के साथ बोले, माधव, तुम पंचगनी जाओ, वहां के स्ट्रॉबेरी फार्म्स और आसपास के इलाकों में घूमो। जवान हो, यूं हर वक्त घर में बैठे मत रहो। बाहर जाओ, लोगों से मिलो, दोस्ती करो, लेकिन ध्यान रहे दोपहर के खाने से पहले वापस आ जाना। तब तक मैं और जोगिंदर अपने मोहरों को सही जगह पर बिठाते हैं और उन्हें सही दिशा देते हैं। जब तुम लौटोगे तब तक तुम्हारी कहानी का रहस्य लगभग सामने आ चुका होगा। इतना कहकर उमाशंकर चुपचाप उठे और अपने कमरे में चले गए। उनके जाने के बाद जोगिंदर दादा माधव के पास आए। उन्होंने माधव के हाथ में एक चाबी थमाई और मुस्कुराते हुए बोले, ये उस बच्चे का पसंदीदा खिलौना है और अब वो चाहता है कि तुम उससे खेलो। जाओ, तैयार हो जाओ और गैराज से अपना खिलौना ले लो। पुराना जरूर है, लेकिन आज भी वैसा ही चमकता है जैसे नया हो, और चलती भी वैसे ही है। फिर धीरे से उन्होंने कहा, बाहर मोना होगी, उसे भी साथ ले जाना। वो मेरी प्यारी लड़की है, तुम दोनों अच्छे दोस्त बनोगे, ये मेरा यकीन है, नहीं दावा है। यह कहकर जोगिंदर भी चाचा जी के कमरे में चले गए और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। माधव तैयार होकर फिर से डाइनिंग एरिया में आ गया। वहां पारोमिता पहले से बैठी थीं
और शायद सबका इंतजार कर रही थी। माधव के मन में अब तक एक उलझन बनी हुई थी। वो पारोमिता को क्या कहकर पुकारे? चाची? मगर वो उनकी पत्नी नहीं थी। मौसी? पर रिश्ता वैसा भी नहीं था। दीदी? उम्र में तो वो कहीं ज्यादा बड़ी थी, या फिर बस पारो, जैसे उमा चाचा जी उन्हें पुकारते थे। असल में पारोमिता एक पहेली थी। उम्र के लिहाज से वो 55 पार कर चुकी थी, पर उनके चेहरे की मासूमियत और दिल की चमक आज भी बचपन जैसी थी। जैसे ही पारोमिता की नजर माधव पर पड़ी, वो मुस्कुराईं और चंचल स्वर में बोली, अरे माधव, तुम तो आ गए, लेकिन तुम्हारे चाचा जी कहाँ हैं? और वो पागल हाथी कहाँ गायब हो गया है आज? माधव मुस्कुराने की कोशिश तो कर रहा था, मगर उसकी निगाहें पारोमिता के चेहरे से हट ही नहीं रही थीं। वो आज भी वैसी ही लगती थीं जैसे किसी 16 साल की लड़की की आत्मा अब भी उनके भीतर बसी हो। उनकी नाक तीखी और लंबे चेहरे पर एकदम सलीके से रखी हुई, जैसे किसी मूर्तिकार की सबसे सटीक रचना। भूरे बाल स्टेप कट में करीने से सजे थे, जैसे किसी पुरानी फिल्म की मशहूर अभिनेत्री हों। उनके पतले गोरे हाथ और उन पर सजी नाजुक उंगलियां मानो किसी परी की हों। शरीर पर कहीं भी उम्र या चर्बी की कोई छाया नहीं थी। कमर सलीके से बनी हुई और उस पर आज का गुलाबी सलवार सूट, जैसे किसी सपनों की दुनिया की नायिका सामने हो। पारोमिता आज भी एक रहस्य थीं, उमा चाचा जी की घनिष्ठ मित्र, जिन्होंने कभी शादी नहीं की। उन्होंने कई बार चाचा जी को संकटों से बाहर निकाला था और वर्षों से उन्हीं के घर में रह रही थीं। वो उमा शंकर की जिंदगी की परछाई थीं, साथी, सहयोगी और शायद कुछ और भी, जिसे कोई नाम नहीं दे सका। माधव कुछ पल चुप रहा, पर आखिरकार दिल की बात जुबान पर आ ही गई। थोड़े झिझकते हुए उसने नजरें चुराकर पूछा, मैं आपको क्या कहूं? पारोदी या पारो मौसी या सिर्फ पारोमिता? मैं सच में समझ नहीं पा रहा। माधव की आवाज में जो संकोच था, वो पारोमिता ने तुरंत भांप लिया। वो हल्के से मुस्कुराईं, एक ऐसी मुस्कान जिसमें स्नेह, शरारत और हल्की सी पीड़ा भी छुपी थी। उन्होंने चाय का कप धीरे से मेज पर रखा और माधव की तरफ झुककर बोली, क्यों माधव, नाम से रिश्ते तय होते हैं क्या? माधव ने थोड़ी झेंप के साथ सिर झुका लिया। पारोमिता ने उसकी ठुड्डी हल्के से ऊपर उठाई और बोली, अगर चाची कहोगे तो उम्र का बोझ बढ़ जाएगा। मौसी कहोगे तो लगने लगेगा जैसे मैं गांव से आई हूं। दीदी कहोगे तो दिल हंस पड़ेगा। और अगर बस पारो कहोगे तो शायद मैं फिर से वो बन जाऊं जो मैं कभी थी, उमा की पारो। वो पल भर को चुप हो गईं। उनकी आंखों में एक धुंध सी उतर आई थी, यादों की। फिर मुस्कुराकर बोलीं, तुम्हारे लिए मैं वही हूं जो तुम चाहो। माँ जैसी भी बन सकती हूँ, दोस्त भी, और बस एक नाम, पारो। वो तो हमेशा रहेगा, चाहे रिश्ते बदल जाएं। माधव पहली बार खुलकर मुस्कुराया। उसने धीमे स्वर में कहा, तो ठीक है, आज से आप बस पारो हैं, मेरी पारो। पारोमिता की आंखें चमक उठीं। अब सही कहा तुमने माधव। अब चलो, देखो बाहर मोना इंतजार कर रही होगी, उसे लेकर निकलो। पंचगनी की हवा शायद तुम्हारे दिल की उलझनों को सुलझा दे। माधव उठा, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर हल्की चमक थी। उसके दिल से एक बोझ उतर चुका था, जैसे किसी नाम को सही जगह दे देने से कोई रिश्ता अपनी जगह पा गया हो। माधव धीरे धीरे चलते हुए गैराज में पहुंचा। वहां की ठंडी हवा और पुराने तेल की महक उसे एक अजीब सी उत्सुकता में ले आई। चारों ओर उसने कई शानदार बेंटले कारें खड़ी देखीं। 2016 तक के हर मॉडल की मौजूदगी वहां किसी संग्रहालय जैसे अनुभव दे रही थी। पर तभी उसकी नजर एक कोने में खड़ी एक खास कार पर पड़ी, 1978 की बेंटली 2। पुराने जमाने की वो कार अब भी उतनी ही चमकदार और गौरवशाली लग रही थी, मानो वक्त ने उसे छुआ ही न हो। उसके बदन पर पड़ी धूप की किरणें उसकी चमचमाती बॉडी पर इस तरह झलक रही थीं, जैसे किसी पुराने राजघराने की विरासत फिर से सांस ले रही हो। माधव कुछ पल उस कार के पास खड़ा रहा। उसके दिल में एक अनकही उत्सुकता और अपनापन जाग उठा था। माधव ने धीरे से 1978 की बेंटले T2 कार की चाबी घुमाई
और उसके दरवाजे का लॉक क्लिक करते ही खुल गया। वह कार के अंदर बैठ गया और जैसे ही उसने इग्निशन की चाबी स्लॉट में डाली और हल्का सा घुमाया तो बेंटले T2 अपनी गहरी और शालीन घरघराहट के साथ जिंदा हो उठी। उस पुरानी मगर बेमिसाल कार का इंजन किसी पुराने संगीत की तरह मधुर लग रहा था। माधव ने कार को गैराज से निकालकर धूप में लाया और चारों तरफ नजर दौड़ाई, लेकिन वहां कोई लड़की नजर नहीं आई। उसने कार से उतरकर जोर से आवाज लगाई, मोना, कहां हो? आओ, मैं माधव हूं। लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसी वक्त एक छोटी सी जर्मन शेफर्ड नस्ल की प्यारी सी कुतिया उसके पैरों के पास आकर उसे देखने लगी। माधव वैसे भी कुत्तों से बेहद प्यार करता था। उस मासूम पपी को देखकर वह झुक गया और उसे अपनी गोद में उठा लिया। कुतिया उसकी बाहों में ऐसे सिमट गई जैसे उसे सालों से यही जगह चाहिए थी। माधव उसे प्यार करने लगा और पपी ने भी अपनी छोटी सी जुबान से उसका चेहरा चाटना शुरू कर दिया। फिर उसने एक बार फिर आवाज दी, मोना, कहां हो? आ जाओ। लेकिन अभी भी कोई लड़की नहीं आई। तभी माधव की नजर पपी के कॉलर पर पड़ी। वहां एक छोटा सा आर्मी टैग टंगा हुआ था जिस पर लिखा था मोना। एक पल को माधव चौंक गया, फिर मुस्कुराया। उसे याद आया आज 19 तारीख है, यानी उसका जन्मदिन। और तभी सारा राज खुल गया। यह प्यारी सी पपी जोगिंदर दादा की ओर से उसका बर्थडे गिफ्ट थी। और वह बेंटले T2, वह तो उमा चाचा का खास तोहफा था जिसे आज के दिन के लिए बचाकर रखा गया था। माधव की आंखों में नमी और चेहरे पर मुस्कान थी। प्यार, अपनापन और यादों से भरे उस खास दिन की शुरुआत बहुत सुंदर हुई थी। माधव मोना को लेकर मैप्रो गार्डन गया था। वहां की हरियाली और ताजगी भरे मौसम में वो मोना के साथ खेलते खेलते खुद भी एक मासूम बच्चे की तरह हो गया था। मोना भी उछल कूद कर रही थी जैसे वो जगह उसी के लिए बनी हो। इसी बीच माधव के मोबाइल पर एक संदेश की टोन बजी। उसने फोन निकाला और देखा कि संदेश पारोमिता का था। स्क्रीन पर लिखा था, प्लीज लाएं नीचे दिए गए सामान, मजाना चॉकलेट, बटरस्कॉच टॉपिंग, मैप्रो टॉपिंग और ताजे रेस्पबेरीज, मलबेरीज ऑफ गूजबेरीज। द एक्सपेंसेस विल बी बोर्न बाय मी। माधव मुस्कुराया। पारोमिता की लिस्ट एकदम उसके अंदाज जैसी थी, सिलसिलेवार, स्पष्ट और स्वाद से भरी हुई। उसे समझ आ गया कि शायद आज शाम को कुछ खास बनने वाला है। उसने मोना को हल्के से पुचकारा और सोचा, चलो अब मिशन पर निकलते हैं, पारोमिता स्टाइल में। माधव ने पारोमिता द्वारा भेजी गई सूची के अनुसार सारी चीजें खरीदी। मजाना चॉकलेट, बटरस्कॉच टॉपिंग, मैप्रो टॉपिंग और ताजे राइसबेरीज, मलबेरीज ऑफ गूजबेरीज। सामान से भरे बैग्स लेकर वह काफी संतुष्ट था। कंधे पर एक नजर डालकर उसने सोचा, क्यों न इस शानदार बेंटली T2 को एक लंबी सैर पर ले चलूं। पर तभी घड़ी की ओर नजर गई और वो थोड़ा झुंझला गया। समय कम था। अगर वो समय पर कोठी नहीं पहुंचा तो चाचा जी पूरे घर को सिर पर उठा लेंगे। माधव अच्छी तरह जानता था कि चाहे चाचा जी बाहर से जितने भी सख्त क्यों न दिखें, उनके दिल में उसके लिए और कहीं न कहीं पारोमिता के लिए भी एक गहरी कोमलता थी। और जहां तक जोगिंदर दादा की बात थी, भले ही उन दोनों में कभी कभी बहस हो जाती थी, पर उनके बीच एक अनकही दोस्ती और आत्मीयता थी जो वक्त और परिस्थितियों से परे थी। अब माधव ने कार मोड़ी और सोचते हुए कोठी की ओर निकल पड़ा, जहां दोपहर का स्वादिष्ट खाना, पारोमिता की सादगी भरी मुस्कान और शाम की गर्म चाय उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। उस रास्ते में हवा में मीठी ताजगी और बेंटली T2 की घरघराहट के साथ माधव को लगा कि जिंदगी थोड़ी सी और खूबसूरत हो गई है। जब माधव घर पहुंचा तो उसने देखा कि पारोमिता डाइनिंग टेबल पर कुछ व्यंजन सजा रही थी। उसका पूरा ध्यान खाने की सजावट पर था। माधव को देखते ही वह मुस्कुराई और बोली, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं माधव। उमा तुम्हारी राह कब से देख रहे हैं। पहले जाकर उनसे मिल लो, फिर हम सब साथ बैठकर बात करेंगे। वैसे लाए तो हो ना सब कुछ? माधव ने मुस्कुराते हुए तीनों बैग पारोमिता को पकड़ा दिए और बिना कुछ कहे जल्दी से चाचा जी के कमरे की ओर बढ़ गया। पीछे पीछे मोना भी दौड़ती हुई उसके साथ हो ली। माधव चाचा जी के सामने खड़ा था।
चाचा जी किसी से वीडियो कॉल पर बातचीत कर रहे थे। कॉल में जो लोग और जगहें दिख रही थीं, उन्हें देखकर माधव को कुछ कुछ पहचाना सा महसूस हुआ, जैसे उसने वो सब पहले कहीं देखा हो। दूसरी ओर कमरे के एक कोने में जोगिंदर दादा भी किसी से फोन पर गहरे संवाद में व्यस्त थे। कमरे का माहौल रहस्यमयी था। दीवारों पर हल्की पीली रोशनी पड़ रही थी और टेबल पर कुछ फाइलें और नक्शे फैले हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बड़ा मिशन अंतिम चरण में हो। करीब आधे घंटे बाद चाचा जी ने वीडियो कॉल समाप्त किया। उन्होंने गहरी सांस ली और फिर माधव की ओर मुखातिब होकर मुस्कुराते हुए बोले, देखा माधव, आज की टेक्नोलॉजी का कमाल। जो काम पहले 10 दिन में होता, वो अब 1 दिन में, या कहूं तो कुछ घंटों में ही पूरा हो गया। अब बस इन सब सिरों को जोड़ने की देर है। चलो खाना खत्म करते हैं, फिर बैठकर विस्तार से चर्चा करेंगे। पारो को भी बुला लेते हैं, उसका इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है। माधव ने चुपचाप सिर हिलाया, पर उसके मन में अब और भी सवाल गूंजने लगे थे। पर साथ ही उसे यह भी महसूस हुआ कि एक बड़ा राज अब धीरे धीरे खुलने को है। दोपहर का खाना पारोमिता ने बड़े प्यार और सलीके से बनाया था। पूरे मन से उसने सबको परोसा भी। जैसे ही खाना खत्म हुआ, सभी उठकर उमाशंकर के कमरे में आ गए और अपनी अपनी जगह आराम से बैठ गए। मजेदार बात यह थी कि मोना, वह प्यारी सी जर्मन शेफर्ड पप्पी, पेट भर खाने के बाद चुपचाप बिस्तर पर सो गई थी, जैसे उसे कोई परवाह ही न हो कि इंसान उसके आसपास कितनी गंभीर बातें करने वाले हैं। उमाशंकर ने एक नजर माधव की ओर डाली, फिर पारोमिता की तरफ मुस्कुराते हुए बोले, खाना तो लाजवाब था, बेहद स्वादिष्ट। क्यों माधव, तुम्हें भी अच्छा लगा ना? माधव ने चाचा जी की ओर देखते हुए सहमते हुए कहा, हां पारोमिता, चाची ने बहुत अच्छा खाना बनाया था। यह सुनते ही पारोमिता का चेहरा बदल गया। उसने नाराजगी से माधव की ओर घूरते हुए कहा, सुबह तो तुम मुझे अपनी पारो कह रहे थे, अब क्या हुआ? उमा को देखकर मैं चाची बन गई? इतने डरपोक हो कि खुद अपनी कही बात पर भी टिक नहीं सकते। देखो उमाशंकर को, आज भी अपनी हर बात, हर रिश्ते को मजबूती से निभा रहे हैं। जो रिश्ता मेरे और उनके बीच है, वो आज भी वैसा ही है, बिना कोई पर्दा, बिना कोई झूठ। अब बोलने की बारी उमाशंकर की थी। वह शांत स्वर में बोले, माधव, मैं मानता हूं कि हर रिश्ते को एक नाम देना जरूरी होता है। बेनामी रिश्ते जिंदगी भर सालते हैं। इसीलिए मैंने पारो और अपने रिश्ते को एक नाम दिया है, 2 जिस्म और एक जान जैसा रिश्ता। कमरे में एक पल को गहरी खामोशी छा गई। शब्दों से ज्यादा उन रिश्तों की गूंज सुनाई दे रही थी जो वक्त और नाम से परे थे। उमाशंकर ने गहरी सांस ली और कमरे में बैठे सभी की ओर एक नजर डाली। फिर वे बोले, क्या तुम्हें पता है पारोमिता नाम का अर्थ कितना सुंदर और गहरा है? यह नाम 2 भागों से मिलकर बना है, पारो और मिता। यह कोई साधारण नाम नहीं, बल्कि एक बेहद काव्यात्मक, भावनात्मक और संस्कृतनिष्ठ पहचान है। वे थोड़ी देर ठहरकर बोले, पारो शब्द का संबंध या तो पार्वती से है, जो शक्ति और सौंदर्य की देवी हैं, या फिर पराई से, जो कुछ ऐसा दर्शाता है जो अपने से अलग हो, खास हो। लेकिन पारो सिर्फ शब्द नहीं है, यह एक भावना है, एक प्रेम भरा संबोधन। बंगाली और हिंदी साहित्य में पारो को हमेशा एक कोमल, आदर्श प्रेमिका या संवेदनशील नायिका के रूप में देखा गया है, जैसे मेरी पारो। ये कहते हुए उमाशंकर की आंखों में एक हल्की सी चमक आ गई। पारोमिता, जो अब तक शांत बैठी थी, थोड़ी मुस्कुरा दी। फिर उमाशंकर ने आगे कहा, और मिता, यह तो मित्र शब्द से आया है, यानी घनिष्ठ साथी, प्रिय सहेली, एक आत्मीय रिश्ता। मिता में एक नरम, अपनापन भरा एहसास है। अब वे थोड़ा झुककर बोले, जब इन दोनों शब्दों को जोड़ा जाता है, पारो और मिता, तो यह नाम बनता है पारोमिता। इसका अर्थ है एक ऐसी स्त्री जो दिखने में भी सुंदर हो और आत्मा से भी मधुर, जो किसी के जीवन में सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि एक एहसास हो। एक प्रिय, आत्मीय, सौम्य स्त्री जो सौंदर्य और स्नेह की सच्ची प्रतीक हो। फिर वे माधव की ओर देखकर मुस्कुराए और बोले, पारोमिता का नाम सिर्फ उसकी पहचान नहीं है, यह उसके अस्तित्व की परिभाषा है। वह नाम नहीं,
एक कविता है जो हर दिन, हर लम्हा हमारे जीवन में कोई मधुर राग छोड़ जाती है। कमरे में कुछ क्षणों के लिए नीरवता छा गई, जैसे शब्दों ने सबको भीतर तक छू लिया हो। माधव ने धीरे से सिर झुका लिया और संकोच भरे स्वर में बोला, मैं आज तक रिश्तों को सही सम्मान और मर्यादा नहीं दे पाया चाचा जी, लेकिन अब मैं कोशिश कर रहा हूं कि उन्हें वो मान दूं जो उनका हक है। उमाशंकर, जो माधव की आंखों के पीछे छिपे मन के भावों को पढ़ चुके थे, मुस्कुराए और बोले, बेटे, शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हारी कोशिश ही सबसे बड़ी बात है। चलो अब एक खुशी की बात बताता हूं। हमें अब लगभग ये साफ हो गया है कि एक्स कौन है और उसका मकसद क्या है, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं जो कहीं ना कहीं तुम्हारी ही जिंदगी से जुड़ी है। उन्हें सुनते ही माधव का ध्यान अतीत की गलियों में चला गया। क्या तुम्हें याद है, लगभग 15-16 साल पहले मैंने तुम्हें एक मिशन पर भेजा था? उमाशंकर ने पूछा। माधव कुछ पल सोचते रहे, फिर बोले, हां चाचा जी, आपने मुझे भेजा था भीमजोड़ी, मलाजखंड। वहां एक नक्सली टोली स्कूल के बच्चों को बम बनाने और ले जाने के काम में झोंक रही थी। उमाशंकर ने सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल, वहां आंध्र प्रदेश के कुछ नक्सली चर्च और अस्पताल को अपने कब्जे में लिए बैठे थे, और फिर वहां एक युवा लड़का आया जिसने उनके उस अड्डे को तहस नहस कर दिया। तुम वहीं थे, उसी से प्रशिक्षण ले रहे थे, और वहीं से इस कहानी की असली शुरुआत होती है। उस समय एक डॉक्टर थीं, डॉक्टर मेबेल। उन्होंने उस युवक के साथ मिलकर एक लड़की को बचाया था। वही लड़की है एक्स, जिसका असली नाम है पूनम गरेवाल। पूनम उस रात को कभी भूल नहीं सकी। दिल्ली में वो डॉक्टर जरूर थी, लेकिन उसके दिल में अपने परिवार पर हुए अत्याचार का बदला लेने की आग अब भी जल रही थी। हर रात उसे वो डरावनी रात सपनों में सताती थी, कैसे नक्सलियों ने उसके परिवार के 2 सदस्यों को तड़पा तड़पा कर मार डाला। इसी बदले की भावना में जलकर पूनम ने अपने पिता को मना लिया और आज वह एक खुफिया एजेंट है। भारतीय खुफिया एजेंसियों ने जब इस नक्सली नेटवर्क की तह तक जाना शुरू किया तो यह खुलासा हुआ कि इसका मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि तुम्हारे ही कर्नल हैं, जो अब दुनिया से छुपकर एक शहरी नक्सली के रूप में काम कर रहे हैं। कर्नल का असली नाम है फिलिप तिर्की। उनका बेटा माइकल तिर्की और बेटी उर्शिला तिर्की दोनों ही शहरी नक्सली नेटवर्क का हिस्सा हैं। उर्शिला समाज सेविका के भेष में गरीब आदिवासियों के बीच रहकर उन्हें नक्सलवाद की विचारधारा से जोड़ रही थी, और कर्नल की कथित पत्नी निर्मला असल में उनकी रखैल थी, जिसने उनकी असली पत्नी को जहर देकर मार डाला। अब कहानी में मोड़ यह आता है कि पूनम को इनके सारे कर्मों की जानकारी थी, पर उसके पास कोई सबूत नहीं था। उसने एक योजना बनाई। उसने अपने पिता के रसूख का इस्तेमाल कर बरगेस कॉन्वेंट से अपना नाम औपचारिक रूप से जुड़वाया, ताकि एक कहानी गढ़ी जा सके जिससे उसकी मौजूदगी को एक वैध पहचान मिले। असल में उसने वहां कभी पढ़ाई नहीं की थी, पर जरूरत थी एक ऐसे नकली अतीत की जो उसे मिशन में ढाल दे। पर उसे एक साथी की जरूरत थी जो अनजाने में उसका साथ दे सके, और तब उसे असली शिप्रा मिली। शिप्रा, जो उसकी उम्र की ही थी, उन दिनों बिलासपुर के एक सरकारी स्कूल में विज्ञान की शिक्षिका थी। वो रोज अपनी साइकिल से स्कूल जाती थी, और वहीं से इस कहानी की एक नई शाखा फूटती है। उमाशंकर ने आगे कहानी सुनानी शुरू की। जैसे जैसे समय बीतता गया, पूनम ने शिप्रा से गहरी दोस्ती बना ली। दोनों में बहन जैसी आत्मीयता हो गई थी। पूनम ने अपना नाम सुदीप्त भौमिक बताया और शिप्रा को यह यकीन दिला दिया कि वह भी बरगेस कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ी थी, बस अलग सेक्शन में। शिप्रा, जो एक सीधी सादी और भरोसेमंद लड़की थी, इस बात को सहजता से मान गई। अब जब पूनम उर्फ सुदीप्त शिप्रा की सोच, आदतें और स्वभाव भली भांति समझ चुकी थी, तब उसने अगला कदम उठाया। उसने शिप्रा को प्रेरित किया कि दोनों मिलकर खैरागढ़ के इंदिरा संगीत महाविद्यालय से संगीत में 2 साल का कोर्स करें। योजना के तहत दोनों खैरागढ़ पहुंच गईं। शिप्रा ने पूरी लगन से संगीत में महारत हासिल की, वहीं सुदीप्त यानी पूनम अपने असली मकसद की ओर बढ़ती रही।
शिप्रा प्रोफेसर फिलिप के परिवार में घुल मिल गई और माइकल को प्रेम जाल में फंसाकर उससे कई महत्वपूर्ण राज जुगलवा लिए। एक दिन माइकल और शिप्रा ने घूमने जाने का प्लान बनाया। तभी बीच में माधव बोल पड़ा। कन्हा फॉरेस्ट रिजर्व यानी भीमजोरी से लगा हुआ इलाका। उमाशंकर ने माधव की ओर गर्व से देखा और मुस्कुराकर बोले, देखो जोगिंदर, हमारा बच्चा अब समझदार हो चला है। शाबाश माधव। उन्हें सुनकर सब मुस्कुराए और फिर उमाशंकर ने कहानी आगे बढ़ाई। हां, वे दोनों कन्हा फॉरेस्ट घूमने गए थे, लेकिन वहां सुदीप्त ने चालाकी से माइकल को भीमजोरी के उसी मेथोडिस्ट चर्च में पहुंचा दिया जहां सालों पहले माइकल के चाचा ने पूनम के साथ दरिंदगी की थी और उसके मां व भाई की हत्या कर दी थी। पूनम ने भी ठीक वैसे ही माइकल को सूली पर लटका दिया और सबूत ऐसे छोड़े कि लगे जैसे नक्सलियों ने ये किया हो। फिर दोनों खैरागढ़ लौटे और पूनम ने फिलिप, निर्मला और उर्शिला को यह यकीन दिलाया कि नक्सलियों ने उसके साथ दुष्कर्म किया है। वह उर्शिला को अपने साथ कुएं की ओर ले गई और रात के अंधेरे में एक योजना को अंजाम दिया। उसने किसी और की लाश को अपनी लाश की तरह बनाकर उर्शिला के साथ कुएं में धकेल दिया। सुबह जब सबको यह खबर मिली तो उन्हें लगा कि सुदीप्त और उर्शिला ने आत्महत्या कर ली है। कुछ दिनों बाद वही पूनम अब सुदीप्त की आत्मा बनकर फिलिप और निर्मला को डराने लगी। यह देखकर निर्मला पागल हो गई और फिलिप उसे लेकर खैरागढ़ से भाग निकला। फिलिप की लोकेशन सबाथू के मेजर बरुआ ने गृह मंत्रालय को दी और उसी वक्त पूनम ने दोबारा फिलिप को ढूंढ निकाला। लेकिन इस बार बीच में तुम आ गए माधव, जो उसके मिशन में बाधा बन सकते थे। जब आज सुबह मैं अपने गृह मंत्रालय के मित्र से बात कर रहा था और तुम्हारे कर्नल के बारे में बताया, तब उन्होंने मुझे इस पूरे मिशन की जानकारी दी, यह शर्त रखते हुए कि पूनम उर्फ सुदीप्त की असली पहचान बाहर नहीं जानी चाहिए। उन्होंने तुम्हें भारतीय खुफिया विभाग में बतौर एजेंट शामिल करने की सहमति दे दी है। अब हम सब यहां मौजूद लोग ये संकल्प लेते हैं कि पूनम से जुड़ी सच्चाई को बाहर नहीं जाने देंगे। अब चलो, पारोमिता को आज की शाम की जश्न की तैयारियां भी करनी है। फिर उमाशंकर मुस्कुराए और बोले, पारो, मन कर रहा है एक बार फिर पुराने दिनों में लौट जाऊं। आज की तकनीक ने कितनी सारी मुश्किलें आसान कर दी हैं। सब अपने अपने काम में जुट गए और माधव अपने कमरे में जाकर नहाया, घर के कपड़े पहने। शाम ढल चुकी थी और वह फिर खिड़की के पास खड़ा हो गया, कुछ सोचते हुए, एक नई सुबह के इंतजार में। माधव खिड़की के पास खड़ा था, शाम की हल्की रोशनी में डूबा हुआ। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे वक्त भी थम गया हो। उसी पल उसकी खुली आंखों ने एक सपना देखना शुरू कर दिया, एक जागती हुई कल्पना। उसे दिखा कि उमाशंकर चाचा और पारोमिता मुस्कुराते हुए कहीं दूर से उसकी ओर चले आ रहे हैं। उनके पीछे एक और छाया उभरी, वो लड़की जिसे वो कभी भुला नहीं पाया, वही जो उसे बिलासपुर में अक्सर दिखाई देती थी। वो चेहरा जिसकी मुस्कुराहट आज भी उसके दिल की तहों में बसी हुई थी। उसके मन में जैसे कोई भावों की लहर उठी और उसी लहर से जन्मी एक कविता। माधव ने महसूस किया कि कुछ शब्द अपने आप उसके भीतर उतरते चले जा रहे हैं। मोहब्बत है क्या चीज? एक छोटा सा सवाल, लेकिन जवाब शायद जिंदगी भर भी कम पड़ जाए। मोहब्बत वो एहसास जो बिना छुए भी दिल को छू जाता है, वो खामोशी जो बिना कुछ कहे सब कुछ कह देती है, वो इंतजार जिसमें हर लम्हा किसी के आने की उम्मीद होती है, वो याद जो भीड़ में भी तन्हा कर देती है, वो खुशी जो किसी और की मुस्कान में मिलती है, और कभी कभी वो दर्द बनकर हर रात बिना आहट के आंखों से बह निकलती है। मोहब्बत कोई चीज नहीं, ये तो वो जज्बा है जो हर इंसान को एक बार जरूर आजमाता है, चाहे वो मुकम्मल हो जाए या अधूरी ही रह जाए। माधव की आंखें नम थीं पर चेहरा शांत। उसकी कविता में उसकी अधूरी मोहब्बत, बिछड़न की चुभन और यादों की मिठास सब कुछ सिमट आया था। वो जानता था कि कुछ रिश्ते मुकम्मल नहीं होते, फिर भी दिल में हमेशा जिंदा रहते हैं।